Hello, hi everyone. How are you all? I hope you all are doing well, studying well for your exams because do remember that NEET is coming near and हमारा जो goal है कि हमें next year medical college में घुसना है, next year नहीं, यही year medical college में घुसना है तो भाई उसके लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी. So, welcome to my channel that is NEET Biology Unplugged. So आज हम पढ़ने वाले हैं new chapter that is body fluid and circulation and that is also directly from NCERT. ठीक है. एनसीईआरटी 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 जितना भी मैं एम्फेसाइज करूं ये बुक में ना बच्चों उतना कम है. ये बुक होनी चाहिए आपकी यूएसपी. लास्ट के फ्यू डेज में ये जो 1.5-2 मंथ्स रह गए हैं इसमें आपकी जो यूएसपी है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही होनी चाहिए. ठीक है. तो सोचा क्यों ना एक चैप्टर डायरेक्टली एनसीईआरटी से कर ले. तो आप लोगों ने तो मुझे देखा ही है, आपने मुझे अगर फॉलो किया है तो आपको पता है मैं यूजुअली व्हाइट बोर्ड पीपीटी या फिर आपको ऑन स्क्रीन एनसीईआरटी से पढ़ाती हूँ. तो इस बार मैंने सोचा कि मिक्स करने के बदले डायरेक्टली एक पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से क्यों ना कराया जाए. Soon I'm going to come up with another thing that is हम पढ़ेंगे मेरे हैंड रिटन नोट से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो डायरेक्टली ऑब्वियसली कंटेंट तो एनसीईआरटी का ही होगा बट वो होंगे हैंड रिटन नोट्स सो दैट आप उसको कॉपी कर सके, उसको समझ सके और उससे काफी सारे एमसीक्यू सॉल्व कर सके. ठीक है. तो ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको लगता है 11th-12th में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है जिसको एक्सप्लेन किया जाए तो प्लीज 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 राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. अगर आप चाहते हो कि मैं कोई कॉन्सेप्ट अपने हैंड रिटन नोट से आपको समझाऊं तो आप उसे प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिखना. मैं आई एम गोइंग टू ट्राई दैट सून आई विल अपलोड दोस वीडियोस. ठीक है. तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. आज फर्स्ट चैप्टर पूरा एनसीईआरटी से पढ़ते हैं दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. सी एक ही लेक्चर में इसे कवर नहीं करेंगे, इसे 3-4 लेक्चर में ब्रेक करके कवर करेंगे वरना आप हो जाओगे बोर बिकॉज लेक्चर हो जाएगा बड़ा. ठीक है बेटा. तो चलो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है. बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, इजी है बट यस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इसमें क्या क्या पढ़ना है. ठीक है. तो आई एम गोइंग टू जूम अप दिस पार्ट. ठीक है. तो अब हम इधर देखते हैं क्या दिया हुआ है. यू हैव हम एक एक लाइन को समझ कर पढ़ने की कोशिश करेंगे. ठीक है बेटा. सो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस. Also the waste or harmful substances produced have to be removed continuously for healthy functioning of tissues. It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to the cell and from the cell. तो ये लाइन क्या कह रही है एनसीईआरटी की? एनसीईआरटी ये कह रही है कि हमारे बॉडी में जो लिविंग सेल्स है ठीक है उनको न्यूट्रिएंट्स की, उनको ऑक्सीजन की, वेरियस गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है. राइट. फिर उसके बाद हमारे सेल में जो वेस्ट या हार्मफुल प्रोडक्ट बनते हैं उसको भी निकालना जरूरी होता है. करेक्ट. जब सेल में कोई चीज हार्मफुल है तो उसे क्या स्टोर कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं स्टोर कर सकते. नेगेटिविटी भी दिमाग में, हम छोटी सी नेगेटिविटी भी स्टोर नहीं कर सकते यार. तो सेल में वेस्ट प्रोडक्ट कैसे स्टोर करेंगे? ठीक है. तो नेगेटिविटी को बाहर रखो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो. देखो सक्सेस जरूर आएगी अगर आप मेहनत करते हो. तो दैट इज व्हाट आई ट्रूली बिलीव एंड आपको तो दिख ही रहा है कि 1 साल से आई एम ट्राइंग टू अपलोड द वीडियोस बट ठीक है अभी तक सक्सेस नहीं आई है बट स्टिल आई बिलीव होगा. एक दिन चैनल मोनेटाइज होगा, एक दिन सब बच्चों तक ये चैनल पहुंचेगा और आप ये सारे वीडियोस को कहेंगे कि हाँ भाई मैम ने काफी अच्छा पढ़ाया. ठीक है. सो प्लीज याद रखो कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है. ठीक है. हार तो हम मान सकते हैं लेकिन नहीं मानना चाहिए. हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए. ठीक है बेटा. तो ठीक है. तो यहाँ पर यही दिया है कि सेल्स में जो चीजें रिक्वायर्ड होती है फिर उसके अलावा देयर आर सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट जो सेल से निकलने चाहिए. राइट. तो इस चीज के लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत है. राइट. एक सब्सटेंस की जरूरत है जो चीजों को हमारे सेल के अंदर और बाहर लेके आ जा सके. So different groups of animals have evolved different methods for this transport. Simple organisms like sponges and coelenterate circulate water from their surrounding through their body cavities to facilitate the cells to exchange these substances. Means different animals जो है उनके बॉडी में डिफरेंट मैकेनिज्म है. ठीक है. तो अब आपने पढ़ा है नॉन कॉर्डेट्स. राइट. सो नॉन कॉर्डेट्स में जो सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स है वो है स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेटा जो आपके सेल्यूलर लेवल में होते हैं. तो क्या होता है ये जो स्पॉन्जेस है ओके एंड सिलेंट्रेटा है इनके अंदर एक स्पेशल सर्कुलर सिस्टम होता है. राइट. लिखा हुआ है देखो सर्कुलर
water from their surroundings through their body cavities. तो इनके अंदर जो body cavities होती है उसके अंदर वो water लेते हैं एंड फिर वो water से ही gases exchange करते हैं. ठीक है, आपने पढ़ा है ना बेटा पोरीफेरा में क्या होता है. इन पोरीफेरा देयर आर 2 openings, करेक्ट. पोरीफेरा में टोटल 2 ओपनिंग्स होती है, ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम, राइट. ऑस्टिया से क्या होता है, ऑस्टिया से वाटर अंदर आता है एंड ऑस्क्यूलम से वाटर बाहर जाता है, राइट. तो ऑस्टिया से जब वाटर अंदर आता है और ऑस्क्यूलम से बाहर जाता है तो इसके द्वारा देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सॉरी 1 सेकेंड, ये टैब अटैच नहीं था इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं लिख रही हूँ बट स्क्रीन पे आ क्यों नहीं रहा है. ओके, तो क्या दिया है बेटा, सिंपल ऑर्गेनिज्म के ये सिंपल मैकेनिज्म होते हैं जैसे कि स्पॉन्जेस हो गया, सिलेंड्रेटा हो गया, राइट. फिर मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड्स विद इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल. सो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो अपने अंदर एक फ्लूइड को यूज करते हैं सो दैट ये सारे मैकेनिज्म हो सके, सेल के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें आ सके और सेल से बाहर हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट जा सके. एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज ब्लड. So blood is the most commonly used body fluid by most of the higher organisms, including humans, for this purpose. So हम blood को use करते हैं ताकि हमारे सेल के अंदर जो भी चीजें required है वो आ सके and जो भी waste product है वो बाहर जा सके. So blood act as a medium to transport and to excrete the various harmful substances. ठीक है बेटा. एक और fluid होता है जिसको हम कहते हैं lymph, which also helps in the transport of certain substance. हम lymph के बारे में पढ़ेंगे but at the end of the lecture. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम concentrate करेंगे on blood. प्लीज एनसीईआरटी अपनी अपनी लेकर बैठ जाओ, पेन्स ले लो, एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख लो, फटाफट से समझ लो. सो ब्लड क्या है बेटा, ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड, मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट. तो ब्लड क्या है बेटा, ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है. ठीक है, क्यों स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, बिकॉज उसमें प्लाज्मा है, उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स है. फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं हम पढ़ेंगे, राइट. एंड उसमें एक फ्लूइड मैट्रिक्स होती है. ठीक है, सो ब्लड का जो कंपोजिशन है वो एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बेटा. तो ब्लड जो होता है, हम ब्लड को यूजुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, पहला जो होता है हम उसको कहते हैं बेटा प्लाज्मा, एंड जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, आप कह सकते हो, या फिर आप इसको कहोगे सेल्स. ठीक है, या फिर बेटा आप क्या कहोगे, सेल्स. तो अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अबाउट प्लाज्मा. तो देखते हैं एनसीईआरटी प्लाज्मा के बारे में क्या कहती है. तो प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड consisting nearly 55% of the blood. तो ये प्लाज्मा कौन से कलर का है, प्लाज्मा बेटा स्ट्रॉ कलर्ड का फ्लूइड है. स्ट्रॉ कलर्ड है, विस्कस फ्लूइड है. विस्कस का मतलब क्या होता है, विस्कस का मतलब होता है लिटिल बिट थिकर. ठीक है, थिकर कंसिस्टेंसी है उसकी, ना ही वो थिन है ना ही वो बहुत ज्यादा थिक है, एंड थोड़ा स्टिकी टाइप है. विस्कस का मतलब होता है थिकर एंड लिटिल बिट स्टिकी टाइप का होता है, एंड कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 55% ऑफ ब्लड. तो अभी इससे क्लियर है कि अगर प्लाज्मा 55% है तो जो सेल्स है हमारे बॉडी में वो कितने परसेंट होंगे, 45% होंगे. करेक्ट है ना. ठीक है, इतनी मैथ्स तो हम कर सकते हैं, राइट. ओके, कॉन्ट्रीब्यूट. तो 90 to 92% of plasma is water and protein contribute 6 to 8% of it. तो अब इस 55% में जो 90 to 92% होता है वो क्या होता है बेटा, वाटर. ठीक है, एंड जो बचा हुआ 8 to 10% होता है वो होता है आपका सल्यूट. क्या होता है बेटा, सल्यूट. मींस वाटर एक सॉल्वेंट है और उसके अंदर 8 to 10% सॉल्यूट है, कोई चीजें है जो इन्वॉल्व है, जिसमें से ये 8 to 10% में से 6 to 8% जो होता है वो होते हैं हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स. क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स. प्लाज्मा प्रोटीन्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये वो प्रोटीन्स है जो आपके प्लाज्मा में मिलते हैं. अब क्या क्या नाम है, चलो देख लेते हैं. प्लाज्मा प्रोटीन्स के नाम है, चलो देख लो, मार्क कर लो मेरे साथ बच्चा. फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूलिन आर द मेजर प्रोटीन्स. तो कौन कौन से है बेटा, यहाँ पे लिख लो, फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन. ये 3 है जो आपके मेन प्लाज्मा प्रोटीन है. इसके अलावा और 2 होते हैं, प्लीज लिख लो आप. हेपेरिन, हेपेरिन होता है, एंड प्रोथ्रोम्बिन. कौन से होते हैं, हेपेरिन एंड प्रोथ्रोम्बिन.
तो जिसमें से फाइब्रिनोजन, ग्लोबिन एंड एल्ब्यूमिन सबसे इंपॉर्टेंट फ्री प्लाज्मा, 3 प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है बेटा, तो ये पेज बहुत क्लियर है, सबको समझ में आ गया है एनसीईआरटी के ये पेज में क्या लिखा हुआ है। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी। एक सेकेंड, यस, पीछे जाते हैं, 1 सेकेंड, ओके। सो फाइब्रोनोजन आर नीडेड, अब फंक्शन दिया है बेटा, फाइब्रोनोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो हमने कितने प्लाज्मा प्रोटीन पढ़े? 5। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, मुझे तो ऐसे ही याद रहते हैं बेटा, फैग एचपी। ठीक है, फैग मींस फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, हेपेरिन एंड प्रोथ्रोम्बिन। इससे मुझे याद होता है और पता नहीं कितने सालों से याद है, कभी भूलती नहीं हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टीचर्स नहीं पूछते, टीचर्स तो बहुत ही ज्यादा भूल जाते हैं कुछ कुछ चीजें। ठीक है, तो आपका भूलना तो लाजमी है। सो फाइब्रिनोजन का बेटा फंक्शन क्या दिया है? फाइब्रिनोजन जो है वो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में काम करता है। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है? देखो, आपको कभी कट हो जाता है, राइट, ब्लड फ्लो होने लगता है, फिर एक समय के बाद वो ब्लड रुक जाता है, राइट। वो ब्लड रुक जाता है क्यों? बिकॉज वहां पर एक ब्लड का धक्का जैसा बनता है, ओके, मतलब एक क्लॉट, एक थिक मास जैसा बनता है, जिसको हम कहते हैं कोएगुलेशन। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फाइब्रोनोजन का काम क्या है बेटा? कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, मार्क कर लो। ग्लोब्यूलिन का काम क्या है? देखो, ग्लोब्यूलिन आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। सो ग्लोब्यूलिन का काम क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब इम्यूनिटी में काम करते हैं। ग्लोब्यूलिन का काम क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब आपके बॉडी में पैथोजन से फाइट करने के लिए काम आते हैं। एंड एल्ब्यूमिन जो है वो आपके बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखते हैं, आपके बॉडी में वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस बनाए रखते हैं। ठीक है बेटा, तीनों के फंक्शंस लिख दिए, फटाफट से मार्क कर लो, याद हो गए। तो प्लाज्मा के अंदर अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि सोल्यूट जो होता है वो अराउंड 8 to 10% होता है, राइट। तो बचा हुआ जो 6 to 8, जैसे कि 6 to 8 प्रोटीन्स है, तो जो बचा हुआ 1-2% होता है, उसमें क्या क्या होता है देखते हैं। उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन। उसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ठीक है, so factors for coagulation or clotting of blood are also present in the plasma in an inactive form. ओके, सो प्लाज्मा में आपके फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स जो कोएगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, बिकॉज जब ब्लड क्लॉट होगा, ऑब्वियसली जब ब्लड फ्लो होगा तब वो एक्टिव होंगे और वो वहां पर ब्लड क्लॉट बनाएंगे। देखो, ब्लड क्लॉट बनना कब जरूरी है? जब आपके बॉडी में कट आ रहा है। ठीक है, अगर अननेसेसरी बॉडी में क्लॉट्स बन रहे हैं तो इट इज अ डिसीज। ठीक है, बीमारी है वो, ऐसे अननेसेसरी क्लॉट्स नहीं बन सकते हैं। तो हमारे प्लाज्मा में जब क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं तो उसको हम कहते हैं सीरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं बेटा? सीरम। तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सीरम। ठीक है, मैं यहाँ पर कोएगुलेशन फैक्टर्स पे इतना फोकस नहीं कर रही हूँ, बिकॉज नेक्स्ट सेक्टर में हम कोएगुलेशन को इन डिटेल बात करेंगे कि कैसे कोएगुलेशन होता है, कैसे क्लॉट बनता है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए यहाँ पर मैंने अभी एम्फेसाइज नहीं किया है। ठीक है बेटा, तो ये सारे पॉइंट्स मार्क कर लिया आपने। चलो अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आगे क्या दिया। अब आते हैं हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे। ठीक है, सो प्लाज्मा हमको पता चल गया, तो स्ट्रॉ कलर्ड है, स्लाइटली अल्कलाइन है, और उसमें एंटीकोएगुलेंट्स फैक्टर्स है, काफी सारी चीजें हैं, जैसे डिसॉल्व्ड गैसेस है। आप यहाँ पर और भी चीजें लिख सकते हो, प्लाज्मा में और क्या क्या होता है, डिसॉल्व्ड गैसेस। ठीक है, ये आयरन और न्यूट्रिएंट्स के अलावा इसमें डिसॉल्व गैसेस होती हैं, जैसे कि हो गई आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, राइट। फिर आपका उसके अलावा होगा वेस्ट प्रोडक्ट। अब वेस्ट प्रोडक्ट्स तो होंगे ही, राइट, ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स तो होंगे ही, तो वो कहाँ पे होंगे? प्लाज्मा के अंदर होंगे, जो निकाले जाते हैं थ्रू एक्सक्रीशन। तो उसमें आ गया आपका यूरिया, यूरिक एसिड, चलो फटाफट से लिखो मेरे साथ, एंड क्रिएटिनिन। क्या है? यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं आपके प्लाज्मा में। अब आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे सेल्स के नाम, कौन कौन से सेल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में होते हैं। तो हमारे ब्लड में होते हैं बेटा एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट। कौन कौन से होते हैं? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट। अब एरिथ्रोसाइट्स मींस आपका आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स मतलब आपके डब्ल्यूबीसी।
ठीक है, एंड प्लेटलेट, ये सारे के सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं एंड दे कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 45% ऑफ ब्लड। कितना कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? 45% ऑफ ब्लड। ठीक है, तो फटाफट से चलो एरिथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। एरिथ्रोसाइट्स को आप बेटा रेड ब्लड सेल्स भी कहते हो, जो कि आपके सबसे ज्यादा अबंडेंट है। मतलब एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स में जो सबसे ज्यादा सेल्स आपके ब्लड में पाए जाते हैं वो बच्चा कौन से हैं? आपके एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, हेल्दी मैन के पास कितना होता है एवरेज? 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी। देखो एक बात मैं आपको कहती हूँ, बहुत सारे बच्चों को ना मैंने डाउट्स पूछते हुए देखा है। ठीक है, जब मैं दूसरी जगह काम करती हूँ वहां पर बच्चों के डाउट्स देखती हूँ, तो मतलब बच्चे नंबर्स में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। मैम ये वाले बुक में ये दिया है, मैम इसके मॉड्यूल, अभी मैं नाम तो नहीं लूंगी, मैम उसके मॉड्यूल में ये दिया है। बेटा जो नंबर्स है ना, प्लीज 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 सिर्फ एनसीईआरटी से ही करने। ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी रह देने दो। आपके अगर एनसीईआरटी में लिखा है कि अडल्ट मैन के पास 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी, तो यही आपका आंसर होना चाहिए नीट एमसीक्यू के लिए। ठीक है, 10वीं चीज फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो कितना है मेल मेल सॉरी तो मेल काउंट में होते हैं 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसीज इन मेल्स। तो आरबीसीज जो फॉर्म्ड होते हैं बेटा, वो कहाँ पर फॉर्म्ड होते हैं? रेड बोन मैरो इन द अडल्ट। ठीक है, अडल्ट में हमारे अंदर आरबीसी किस में फॉर्म होते हैं? रेड बोन मैरो में। ठीक है, और फीटल जो आरबीसी है, ओके, आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन द अडल्ट। RBCs are devoid of nucleus in most of the mammals and are biconcave in shape. ठीक है बेटा, तो RBCs जो होते हैं वो डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। एक्चुअली आपको पता है आरबीसी 5 स्टेज से मैच्योर होते हैं। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में उनके पास न्यूक्लियस होता है, पर जैसे 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 वो डेवलप्ड होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवॉइड हो जाता है। मीन्स अब उनके पास न्यूक्लियस नहीं रहता है, बिकॉज उनको स्पेस चाहिए रहती है फॉर द हीमोग्लोबिन। ठीक है, so RBC is devoid of nucleus in most of the mammals and are biconcave in shape. Shape क्या है RBC का? Biconcave, दोनों तरफ से biconcave है। Bi means दोनों तरफ से, so that वहां अंदर space है for hemoglobin. They have a red colored iron containing complex protein called hemoglobin. Hence the color and name of these cells. इस मतलब इनके अंदर एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि लाल कलर का होता है, इसलिए ये सेल का नाम भी आरबीसी ही है, रेड ब्लड सेल। हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood. तो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कितना है बच्चा? 12 to 16। ठीक है, these molecules play a significant role in transport of respiratory gases. तो ये जो हीमोग्लोबिन है is very very important because it helps in transport of respiratory gases. लाइफ स्पैन कितनी है? 120 डेज, आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। तो ये 120 डेज तक जीते हैं, उसके बाद स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंड इसीलिए हम स्प्लीन को कहते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। क्या कहते हैं बेटा? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो ये तो हो गया आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स के बारे में जो हमारी टेक्स्ट बुक बताती है, एनसीईआरटी बताती है। अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, जो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो चलो फटाफट से मेरे साथ लिख लो। अब यहाँ पर एनसीईआरटी ने बेटा, सॉरी, एनसीईआरटी ने बेटा थोड़ा सा कैमरा हिल गया है, सॉरी फॉर दैट। एनसीईआरटी ने मेल काउंट दी हुई है 5 मिलियन टू अडल्ट मैन हैज ऑन एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो अब फीमेल्स का दिया नहीं है, तो फीमेल्स की हम लिख लेते हैं। चलो मेरे साथ लिख लो फटाफट से बच्चों। तो फीमेल्स में कितना काउंट होता है? अराउंड 4.3 to 5.2 millions per cubic mm of blood. कितना होता है? पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। अब आरबीसी बनती है 120 डेज में, करेक्ट? सो आरबीसी फॉर्मेशन के प्रोसेस को, ओके, आरबीसी फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस। क्या कहते हैं बेटा? एरिथ्रोपोएसिस। पोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो आरबीसी का फॉर्मेशन क्यों क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोएसिस, जो कि होता है इन द रेड बोन मैरो इन अडल्ट। तो अब फीटल में कब कहां पर होता है? फीटस में होता है इन लिवर एंड स्प्लीन। ठीक है बेटा, तो जो फीटल आरबीसी है वो बनती है आपकी लिवर एंड स्प्लीन में। ठीक है,
सो ये याद रखो, अडल्ट में रेड बोन मैरो बनता है एंड रेड बोन मैरो बनाता है, और जो फीटस का है वो दैट इज लिवर एंड स्प्लीन। अब इसमें अब ये विटामिन, ये आरबीसी प्रोड्यूस करने के लिए, आरबीसी बन रही है, समझ में आ गया, रेड बोन मैरो बना रहा है, ठीक है। अब ये आरबीसी बनने के लिए कुछ चीजें चाहिए हमारी बॉडी को, दैट इज, फटाफट लिखो मेरे साथ, विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड हीम प्रोटीन। क्या क्या चाहिए बच्चा? विटामिन B12, folic acid and heme protein are required for the production of RBC। ठीक है, ये तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ RBC। एंड अब RBC बनने के बाद, डिस्ट्रक्शन के बाद किधर पे जाती है? आपके स्प्लीन पे, ठीक है। सो इसलिए स्प्लीन को हम क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। अब अगर यही RBC ज्यादा बन रही है, ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ RBC को हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया। एंड अगर यही आरबीसी अगर बॉडी में कम बन रही है तो बच्चा हम इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइटोपिनिया। क्या कहते हैं हम बेटा इसको? एरिथ्रोसाइटोपिनिया। एंड इसके अलावा, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, विटामिन B12, फोलिक एसिड एंड हीम प्रोटीन आर रिक्वायर्ड। इसके अलावा हमें एक हार्मोन की रिक्वायरमेंट है टू प्रोड्यूस आरबीसी एंड दैट इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोएटिन। क्या बोलते हैं बेटा? एरिथ्रोपोएटिन। ये हमारी किडनी प्रोड्यूस करती है। कौन प्रोड्यूस करती है? प्रोड्यूस्ड बाय किडनी सेल्स। ओके, तो अब क्या होता है ना, किडनी के सेल्स जो होते हैं वो ये एरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस करते हैं। फिर ये एरिथ्रोपोएटिन रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है एंड देन रेड बोन मैरो आरबीसी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। क्लियर है आरबीसी कैसे प्रोड्यूस होती है? तो किडनी प्रोड्यूस करेंगी हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन, जो कि स्टिमुलेट करेंगे आपके रेड बोन मैरो को टू प्रोड्यूस आरबीसी, ठीक है। सो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मेच्योर आरबीसी है उसमें क्या नहीं होता है बेटा? न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा? बताओ जल्दी से, क्या उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा? नहीं। उसमें लिखा है ना न्यूक्लियस नहीं होता है, तो दिमाग लगाओ बेटा, जब न्यूक्लियस नहीं होता है तो दूसरे ऑर्गेनल भी नहीं होंगे, बिकॉज इट रिक्वायर्स स्पेस। इट रिक्वायर्स स्पेस फॉर व्हाट? इट रिक्वायर्स स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। ओके, सो अब जो आरबीसी के अंदर क्या चाहिए? आरबीसी के अंदर होता है आपका हीमोग्लोबिन, जिसके वजह से आरबीसी कैरी करती है ऑक्सीजन। एंड आरबीसी के अंदर एक एंजाइम भी होता है जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या कहते हैं बेटा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर एक एंजाइम भी होता है जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। तो अब मैंने जैसे आपको कहा था ब्लड विस्कस होता है, करेक्ट? मैंने कहा ना आपको ब्लड विस्कस होता है, तो ब्लड विस्कस होता है बिकॉज ऑफ दिस आरबीसीज, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस आरबीसीज। आर यू ऑल क्लियर? एवरीबडी इज क्लियर विद आरबीसीज, ठीक है। तो आरबीसी के बारे में आपको ये एडेड इंफॉर्मेशन आनी चाहिए बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। You should know about erythropoietin, you should know about polycythemia, erythrocytopenia and enzyme carbonic anhydrase। ठीक है, मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है सब कुछ? ओके, समझ में आ रहा है, लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, वीडियो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट चैनल बड़ा हो जाए। ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स दैट इज WBC। अब देखते हैं कि WBC क्या कह रहा है। ओके, तो हम ये लेक्चर में कोशिश करेंगे कि हम सारे सेल्स कर लेते हैं, उसके बाद वाला पार्ट जो है दैट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो ल्यूकोसाइट्स को हम WBCs भी कहते हैं। कलरलेस है बिकॉज वो कलरलेस है, व्हाइट ब्लड सेल नाम है ना, बिकॉज वो कलरलेस है। क्यों कलरलेस है बेटा? क्योंकि दे लैक हीमोग्लोबिन। लेकिन WBC हैव न्यूक्लिएटेड, देखो दिख रहा है WBCs क्या है बेटा? WBCs न्यूक्लिएटेड है एंड लेसर इन नंबर एज कंपेयर टू RBC। इनका जो काउंट है वो कम है, वो अराउंड 6000 to 8000 mm³ है। कितना है बेटा? 6000। वो थे मिलियंस में, ये कितने में है? थाउजेंड्स में है।
और जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब करीबन करीबन 1 से 4 दिन तक ही ये जीते हैं। आरबीसी 120 डेज के लिए, लेकिन ल्यूकोसाइट्स आर शॉर्ट लिव्ड, मींस दे लिव ओनली फॉर 1 to 4 डेज। टू मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसीज है। डब्ल्यूबीसीज दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ग्रैन्युलोसाइट, दूसरे होते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट। ठीक है, अब न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल डिफरेंट टाइप्स के ग्रैन्युलोसाइट है, व्हाइल लिम्फोसाइट्स एंड मेनोसाइट्स आर ए ग्रैन्युलोसाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको क्लियरली समझने के लिए। देखो बेटा, डब्ल्यूबीसी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ग्रैन्युलोसाइट, मतलब उनके अंदर ग्रैन्यूल्स है, छोटे छोटे दाने हैं, और दूसरे होते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट। तो अब ग्रैन्युलोसाइट में याद रखो बेन 10, कैसे याद रखोगे, बेन 10। तो बेन से आएगा आपका बेसोफिल, ई से आएगा आपका इओसिनोफिल, एंड एन से आएगा आपका न्यूट्रोफिल। तो बेन याद रखोगे तो बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल याद होना ही होना है। एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स में आते हैं आपके लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, तो ये दो टाइप के डब्ल्यूबीसीज होते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स ओके अब न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा अबंडेंट है। ठीक है, न्यूट्रोफिल का परसेंट कितना है, 60 to 65% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। बेसोफिल सबसे कम है, 0.5 to 1% है। एंड न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट जो है वो फेगोसाइटिक है। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट क्या है बेटा, देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट आर फेगोसाइटिक। फेगोसाइटिक मींस जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। देखो जब भी कोई पैथोजन या फॉरेन ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आता है, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट फटाफट एक्टिव हो जाता है एंड उसको एनगल्फ कर जाता है, उसको किल करने की कोशिश करता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। इसीलिए लिखा है कि न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट आर फेगोसाइटिक। Basophil secrete histamine, serotonin, heparin, which are involved in inflammatory reactions. तो basophil क्या secrete करता है, histamine, serotonin and heparin, जो कि inflammation reactions में काम आता है। Eosinophils resist infections 2 to 3% होता है and are associated with allergic रिएक्शन। तो इओसिनोफिल्स किससे एसोसिएटेड है, आपके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन। तो जब इओसिनोफिल रिपोर्ट्स में बढ़ता हुआ दिखाता है तो इट क्लियरली सिग्निफाइज दैट यू हैव सर्टेन एलर्जीज इन योर बॉडी। अब लिम्फोसाइट्स है वो अराउंड 20 to 25% है, और वो दो टाइप के होते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स कौन से दो टाइप के होते हैं बेटा, बी एंड टी। बी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो एंड टी स्टैंड्स फॉर थाइमस। ठीक है, ये आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ा है ना, चैनल पे जाओ देखो इसके वीडियोस। So B and T lymphocytes they are responsible for immune response of the body। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी में काम आते हैं। तो अब थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ चीजें हम ऐड करेंगे। ठीक है, सब कुछ चीजें हम ऐड करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी होती है। So now what we are going to do is we are going to write extra points of WBC जैसे हमने RBC के लिखी है, करेक्ट बच्चा। तो अब WBC के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं डायपिडीसिस। क्या कहते हैं बेटा, हम इसको हम कहते हैं डायपिडीसिस। डायपिडीसिस का मतलब क्या होता है, देखो ये मैंने बना दी आपकी कैपिलरीज। ठीक है, अब आपको पता है कि जो कैपिलरीज होती है वो पोरस इन नेचर होती है, राइट बेटा। कैपिलरीज क्या होती है, कैपिलरीज आर पोरस इन नेचर। ठीक है, मतलब उसमें पोर्स होते हैं, बट वो पोर्स काफी माइन्यूट होते हैं। ठीक है, कितने बहुत ही माइन्यूट होते हैं। लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर क्षमता होती है कि वो स्क्वीज करके वो पोर से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये डब्ल्यूबीसी के अंदर वो प्रॉपर्टी होती है। देखो ये डब्ल्यूबीसी के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ये पोर से वो बाहर चली जाए, ठीक है, स्क्वीज करके। तो उसको हम कहते हैं डायपिडीसिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इतना सा रास्ता है और इतने से रास्ते में कोई थोड़ा मोटा इंसान जाने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, ऐसे 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 कैसे कैसे तो करके ट्राई करेगा ना अंदर घुसना। तो वैसे ही डब्ल्यूबीसी के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो स्क्वीज होके अपने आप को स्क्वीज करके वो पोर से बाहर चली जाती है, एंड उसको हम कहते हैं डायपिडीसिस। क्या कहते हैं बच्चा, उसको हम कहते हैं डायपिडीसिस।
ठीक है बेटा। तो अब ये WBC का काउंट सेम वे जैसे हमने RBC पे पढ़ा था। अब जब ये WBC का काउंट कम होगा तो इसको हम बोलेंगे ल्यूकोपीनिया। क्या बोलेंगे बेटा? ल्यूकोपीनिया। तो WBC का काउंट जब कम होता है तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोपीनिया। एंड यही जब WBC का काउंट बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। बहुत ही क्लियर सिग्निफाई करता है कि बॉडी में इंफेक्शन हो रहा है, ठीक है, बिकॉज WBCs आर इम्यून सेल्स। तो हमारे बॉडी में इंफेक्शन से फाइट करने वाला जो सेल है वो WBC ही है। तो जब भी कभी WBC काउंट बढ़ जाता है, अभी आप डॉक्टर बनने वाले हो तो आपको कुछ चीजें सब समझनी है। तो जब भी हमारे ब्लड रिपोर्ट में WBC का काउंट बढ़ जाता है तो वो क्लियरली सिग्निफाई करता है कि आपके बॉडी में ल्यूकोसाइटोसिस है, मींस आपके बॉडी में कुछ इंफेक्शन का प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इन केस ये WBC में एबनॉर्मल इंक्रीज है। एबनॉर्मल इंक्रीज मतलब पैथोलॉजिकल इंक्रीज, या फिर क्या कहते हैं बेटा इसको हम? पैथोलॉजिकल इंक्रीज। मतलब WBC के शेप में, साइज में, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आकर वो सेल्स बढ़ते जा रहे, काउंट बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इट क्लियरली सिग्निफाइज दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया, जिसको हम कहते हैं ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं बेटा? ब्लड कैंसर, ठीक है। तो अगर WBC का काउंट बहुत ज्यादा हाई है एंड वो पैथोलॉजिकली भी करेक्ट नहीं है, ठीक है, पैथोलॉजी भी WBC का जो साइज, स्ट्रक्चर, शेप है वो उसमें भी चेंजेस है, तो उसको हम कहते हैं ल्यूकेमिया। तो अब आपको क्या करना है, आप चाहिए तो अपने अपने या किसी और के रिपोर्ट्स देखो ब्लड सेल्स के, उसमें देखो RBC के भी स्ट्रक्चर, शेप वगैरह में ऑल्टरेशन है नहीं है, वो सब क्लियरली सिग्निफाई रहता है, तो उसको आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो उससे आपको समझेगा मैं क्या कर रही हूँ। सो अब इसको क्या कहते हैं बेटा? ल्यूकेमिया, ठीक है। अब मैंने आपको कहा WBC दो टाइप के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स, राइट। इसीलिए एज ये WBCs न्यूक्लिएटेड है, डिफरेंट टाइप्स के हैं, कलरलेस है, इरेग्युलर इन शेप है, हम कहते हैं कि WBC दिखाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, मींस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ओके, डिफरेंट फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं कि वो पॉलीमॉर्फिज्म दिखाते हैं। अब ग्रैन्युलोसाइट्स में जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वो कौन सा था? न्यूट्रोफिल। मैंने आपको पेन करके याद रखने बोला, बट जो फर्स्ट करेक्ट है उसके आपको याद रहेगा 3। तो अब पहली बात करते हैं हम न्यूट्रोफिल्स की। तो एक काम करते हैं, तो एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं हम इधर, सो दैट मैं आपको सारे नोट्स दे दूं। 1 सेकेंड, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड इंट्रोड्यूस कर देती हूँ सो दैट आपको सारी इंफॉर्मेशन हम दे सकें। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम सारे के सारे WBCs जो डिफरेंट टाइप्स के हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चलो चलो बच्चों, फटाफट से लिख लो, नोटबुक निकाल लो, NCERT पे पेपर स्टिक कर लो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सॉरी। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं न्यूट्रोफिल्स। सबसे पहले के बारे में हम किसके बारे में लिखेंगे? न्यूट्रोफिल्स। फिर हम कॉलम वाइज लिखेंगे सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू मेक नोट्स एंड रिमेम्बर। बेसोफिल्स एंड eosinophils. eosinophils. So neutrophils, basophils and eosinophils. So अब ये तीनों टाइप कौन से हैं? ग्रैन्युलर है, राइट, और इसीलिए हम इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइड्स। क्यों? बिकॉज इनके डिफरेंट शेप्स होते हैं। सो अब हम आते हैं न्यूट्रोफिल्स पे। सो न्यूट्रोफिल्स की जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये स्टेन्ड होते हैं विथ न्यूट्रल डाई। कौन से डाई से स्टेन हो सकते हैं? मींस अगर मुझे न्यूट्रोफिल्स को देखना है तो मैं न्यूट्रोफिल को देखने के लिए जो डाई यूज करूंगी उसको हम कहेंगे न्यूट्रल स्टेन्स या फिर न्यूट्रल डाई। क्या कहेंगे हम? न्यूट्रल डाई। वैसे ही हम जब बेसोफिल को देखने के लिए यूज करेंगे तो हम क्या कहेंगे? हम यूज करेंगे मिथिलीन ब्लू। ओके, क्या यूज करेंगे? कौन सा स्टेन यूज करेंगे? मिथिलीन ब्लू, या फिर आप इसको कह सकते हो बेसिक स्टेन। एंड इओसिनोफिल को देखने के लिए हम यूज करेंगे इओसिन डाई। कौन सा डाई यूज करेंगे हम बेटा? इओसिन डाई। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज है जो यूज होते हैं टू सी न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल।
अब जो न्यूट्रोफिल है ये कंपैरेटिवली इसका जो न्यूक्लियस है वो अराउंड 2 to 7 लोब्स का होता है, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स कुछ ऐसे होते हैं, ये देखो मैं बना रही हूँ, कुछ ऐसे 3-4 लोब्स के होते हैं, ठीक है। इसमें 2 to 7 लोब्स का स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस होता है। एंड जो बेसोफिल्स का जो न्यूक्लियस है वो ट्विस्टेड होता है। वो कैसा होता है बेटा? ट्विस्टेड होता है। एंड इओसिनोफिल्स का जो न्यूक्लियस है वो होता है बाइलोब। इओसिनोफिल का न्यूक्लियस क्या होता है? बाइलोब। ये देखो हम डायग्राम भी बना लेते हैं, ये देखो 2 लोब का है। एंड ये हमारा बेसोफिल का थोड़ा सा ट्विस्टेड रहता है ऐसा, ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है। अब आते हैं हम फंक्शन पे। तो न्यूट्रोफिल जैसे मैंने कहा था, इनका मेन फंक्शन होता है फेगोसाइटोसिस करना, मींस टू एनगल्फ द पैथोजन डेड टिश्यू। हमारे भी बॉडी के जो डेड सेल्स है, डैमेज सेल्स है, उनको एनगल्फ कर जाता है न्यूट्रोफिल। बेसोफिल क्या करेगा? ये सेक्रीट करेगा, ये हमारी एनसीईआरटी देती है वैसे, बेसोफिल सेक्रीट करता है हिस्टामिन, हेपेरिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है, सेरोटोनिन। एंड इओसिनोफिल कब काम आता है आपका? इसका जो नंबर है वो इंक्रीज होता है ड्यूरिंग एलर्जिक कंडीशंस। तो ये हमारे एलर्जिक कंडीशंस में रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। प्लस ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको निकालने में काम आता है, बिकॉज ये प्रोड्यूस करता है एंटी टॉक्सिन्स, ठीक है। इओसिनोफिल्स एंटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो जो भी टॉक्सिन्स है, सी जब भी इंफेक्शन होता है, कोई भी पैथोजन जाता है तो वो रिलीज करते हैं टॉक्सिन्स, तो ये टॉक्सिन्स को निकालता है आपका इओसिनोफिल, ठीक है। तो इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल के बारे में आपको मिनिमम इतना पता होना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज हमारी एनसीईआरटी देती है, ये थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट है। अब आते हैं हम लास्ट पार्ट पे, जो है लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। क्या है? लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो अब ये कौन से टाइप है? ये अराउंड, ये हमारे ए ग्रैन्युलो टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स है। अब लिम्फोसाइट्स जो होता है, इनका जो न्यूक्लियस होता है लार्ज ओवल शेप का होता है। मोनोसाइट का न्यूक्लियस जो होता है वो किडनी शेप का होता है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स जो है वो इम्यूनिटी में मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। हमारे इम्यून सिस्टम के जो मेजर सेल्स होते हैं वो लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो कि 2 टाइप्स के हैं आपके, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। जहां पे टी स्टैंड फॉर थाइमस, मतलब ये जो लिम्फोसाइट्स है ये डेवलप होते हैं आपके थाइमस ग्लैंड में। एंड बी लिम्फोसाइट जो है वो डेवलप होते हैं बोन मैरो में। लिम्फोसाइट्स कौन प्रोड्यूस करता है? लिम्फोसाइट्स आपके बोन मैरो ही प्रोड्यूस करता है। बट कुछ लिम्फोसाइट्स है जो थाइमस ग्लैंड में जाके मैच्योर होते हैं, तो उनको हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट। और कुछ होते हैं जो हमारे बोन मैरो में मैच्योर होते हैं, तो उसको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट, ठीक है बेटा। तो लिम्फोसाइट के बारे में एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए। फिर इसके आगे टी के डिफरेंट टाइप्स क्या है, बी के डिफरेंट टाइप्स क्या है, ये सब आप पढ़ेंगे हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में। तो हम यहाँ पर उसके बारे में इतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मोनोसाइट जो होते हैं ये काफी मोटाइल होते हैं, हमारे ब्लड में मूव कर रहे होते हैं। एंड इनका मेजर रोल होता है कि ये फैगोसाइटिक होते हैं, फैगोसाइटिक। तो ये डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे बॉडी के जो डेड सेल्स है, डैमेज सेल्स है, या फिर पैथोजन जो एंट्री करते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है बेटा। तो कुछ चीजें हैं अबाउट दिस, अबाउट डब्ल्यूबीसी जो एक्स्ट्रा है, जो आपको पता होनी चाहिए, जो एनसीईआरटी नहीं कहती है, बट स्टिल आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके आगे है आपका प्लेटलेट्स, ब्लड कोएगुलेशन एंड ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। बट वो हम ये लेक्चर में नहीं करेंगे, बिकॉज इट विल बी टू लॉन्ग, विच आई डोंट वांट, ठीक है। वन शॉट वीडियो करने जाऊंगी तो बहुत समय चला जाएगा। तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे, हम इसको नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। इधर से हम जो कंटिन्यू करेंगे प्लेटलेट्स, ब्लड ग्रुप्स एंड क्या कहते हैं हम कोएगुलेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। डोंट वरी, आई विल ट्राई टू अपलोड द वीडियोस as soon as possible. Obviously I'm indulged into many things, so it takes time for me to upload the video, but I really try very hard to upload maximum videos which I can upload in a week, ठीक है। So I'll meet you soon. Till then, bye, take care, and do write down in the comment section which
concepts you want me to explain through my notes. Okay? So bye, take care, and do let me know if you like this NCRT series and if you want any chapter to be done from NCRT, because I have planned ki after circulation, let's do the most important chapter, that is आपका flower ये morphology of flowering plant, because I have seen a lot of people having problem in that chapter. But still, if you want some other chapter to be done from NCRT, do let me know in comment section. Till then, bye, take care, work hard, work, study for your dreams, work very, very, very hard to achieve your goals. Bye, take care.